और चलिए एक बार फिर से जरा अखबारों पर नजर डालेंगे रंजना। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। देखिए, यूएन में भारत ने पाक को फिर दिखाया है आईना। बढ़ते हैं खबरों में आगे और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस्लामोफोबिया पर आए प्रस्ताव पर नहीं वोटिंग होगी और पाकिस्तान की ओर से यूएनजीए में ये प्रस्ताव लाया गया है। नवोदय टाइम्स में भी इस खबर का जिक्र है और भारत समेत 44 देशों ने मतदान से दूरी बनाई है। और धार्मिक भय केवल इस्लाम संबंधी नहीं, ये भारत की तरफ से कहा गया। भारत सभी तरह के धार्मिक भय के खिलाफ है, रुचिरा कंबोज का ये बयान है। और भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इसे लेकर जवाब दिया है। दूसरे धर्म के लोग भी इस भय से पीड़ित हैं, रुचिरा कंबोज ने कहा। और 78वें सत्र में पाकिस्तान ने पेश किया था प्रस्ताव। भारत, ब्राजील, फ्रांस, यूके जैसे देश प्रस्ताव के खिलाफ है। तो इस्लामोफोबिया प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा भारत, ये हेडलाइंस के साथ इस खबर का जिक्र अखबारों में भी किया गया है। यूएन में राम मंदिर के जिक्र पर जताई आपत्ति और अन्य धर्म भी भेदभाव और हिंसा का कर रहे हैं सामना। कंबोज ने कहा है कि इस्लामोफोबिया का मुद्दा निसंदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि अन्य धर्म भी भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों के सामने आने वाली समान चुनौतियों की उपेक्षा करके केवल इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संसाधनों का आवंटन अनजाने में बहिष्कार और असमानता की भावना को कायम रख सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये स्वीकार करना जरूरी है कि दुनिया भर में 1.2 अरब से अधिक अनुयायियों वाला हिंदू धर्म, 53.5 करोड़ से अधिक अनुयायियों वाला बौद्ध धर्म और 3 करोड़ से अधिक वाला सिख धर्म सभी धार्मिक पूर्वाग्रह की चुनौती का सामना इस वक्त कर रहे हैं। और अब समय आ गया है कि हम एक धर्म के बजाय सभी धर्मों के प्रति पूर्वाग्रह की व्यापकता को स्वीकार करें। ये कंबोज का बयान आपको बता रहे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र में 16 मार्च यानी भारत ने इस्लामोफोबिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की ओर से पेश और चीन द्वारा सह प्रायोजित मसौदा प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। साक्षी, और इस बीच अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस कितने भी कपड़े बदले लेकिन उसकी करतूत नहीं बदलती। ये बड़ा बयान कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। और देखिए, कर्नाटक का भी कुछ देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे कि कर्नाटक दक्षिण का द्वार कहा जाता है। ऐसे में जब विधानसभा चुनावों में बीजेपी कर्नाटक में जीत नहीं पाए, उसके बाद से लगातार कर्नाटक को साधने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण का द्वार कर्नाटक रहता है। और ऐसे में क्या कुछ और कहा गया पीएम के द्वारा, ये आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। और इसलिए कर्नाटका में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, तो वहीं पीएम ने लॉन्च किया है मैं मोदी का परिवार हूं कैंपेन। एक्स पर वीडियो शेयर किया गया है, लिखा है कि मेरा भारत मेरा परिवार है, मैं मोदी का परिवार हूं कैंपेन को लॉन्च किया। और ऐसे में जो वीडियो शेयर किया गया उसमें बाकायदा कैप्शन दिया गया है। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से मिशन 400 पार का जिक्र किया गया है। करीब 3 मिनट का ये वीडियो है जिसमें गाना है और 12 भाषाएं हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं का जिक्र इसमें किया गया है। सोशल मीडिया पर इसको रिट्वीट किया जा रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार को लेकर विपक्ष की तरफ से हमला बोला गया था, कि स्टेटमेंट दिया गया था, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। उसके बाद तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के उनके सहयोगी, उन्होंने मैं मोदी का परिवार करके अपने सोशल मीडिया पर बायो में इस बात का जिक्र किया और अपना सपोर्ट दिया। अब ये जो गाना है करीब 3 मिनट का है, जिसमें महिलाओं का जिक्र है, किसानों का जिक्र है, हर एक वर्ग का जिक्र है। आपको सुनाते हैं। मेरे दिल के घर में वो रहता, मेरी फिक्र हमेशा करता है। दुख दर्द मेरा समझे वो, मेरी खुशी में शामिल रहता है। वो नहीं अकेला खड़ा यहाँ, मैं उसका संसार हूँ। मैं हूँ
मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। देखिए, इसी बीच चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ, अमित शाह ने इस पर पोस्ट भी किया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व, यह अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया। जनता विकसित और सुरक्षित भारत के लिए वोट देगी। तो ये देखिए, ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं एक्स प्लेटफॉर्म पर, पोस्ट अमित शाह की तरफ से किया गया। और देखिए, इसमें भी आपको नजर आ जाएगा ब्रैकेट में मोदी का परिवार। अभी आपको वीडियो भी हमने दिखाई। और इसी बीच जब अमित शाह ने ये ट्वीट किया है, और अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2024 के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चुनाव एक महापर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले एक दशक में सुशासन, सुरक्षा, सभी कार्यों में, सभी वर्गों में कल्याण और सांस्कृतिक विरासतों के पुनर्निर्माण का ऐतिहासिक कदम उठाया है। तो कुल मिलाकर ये अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया और सभी से वोट की भी अपील की गई है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। देखिए, सीईसी की पार्टियों को नसीहत। राजीव कुमार ने बशीर भद्र का एक शेर पढ़ा और अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। और आगे उन्होंने कहा, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। यानी कि देखिए, शायराना अंदाज में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। तो देखिए, शायराना अंदाज में उन्होंने ईवीएम को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है विपक्षों के द्वारा, उसे लेकर प्रीति कहीं ना कहीं इन चुनाव आयुक्त की तरफ से ये पूरी जानकारी भी दी गई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल ना उठाए, क्योंकि रंजना होता ये है ना कि चुनाव के बाद जैसे नतीजे आते हैं, उसके बाद जो पार्टी हारती है वो बौखला सी जाती है। और हमने देखा है कि ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है, उसी वक्त नहीं, अगले 5 सालों तक ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। इतना ही नहीं, अब आप देखिए, बाकायदा अभी भी ये कहा जा रहा है, कुछ पार्टियां हैं, कुछ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ईवीएम का इस्तेमाल आप मत कीजिए इस चुनाव में। अब बार बार ये कहते हैं जो हम इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जब देश डेवलप हो रहा है तो जाहिर सी बात है ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। वो एक इजी मेथड भी होता है, सेफ मेथड भी होता है, लेकिन कुछ पार्टियां कह देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ से बीजेपी कहती है कि जहां पर वो हारती है और दूसरी पार्टी जीतती है तो वहां पर तो आप ईवीएम नहीं कहते, तो भाई ऐसा क्यों। और इसी बात का जिक्र किया गया कि इतना गंदा भी आप मत बोलिए कि बाद में आपको लगे कि हमने क्या बोला। ईवीएम 100% सुरक्षित है, हमने कई सुधार भी किए हैं, सभी ईवीएम के नंबर प्रत्याशियों को ही दिए जाएंगे, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, अगर तमाम बड़ी बातों का यहाँ पर जिक्र करें तो उन्होंने देखिए शायराना अंदाज में क्या कुछ कहा, हमने तो सुनाया ही आपको। और झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है। और नफरती भाषणों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि डिजिटल जमाने में जो भी आपके मुंह से निकलेगा उसको रिकॉर्ड 100 साल तक रह जाएगा। और बशीर भद्र का शेर उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। साक्षी, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं प्रीति। बिल्कुल, क्योंकि साक्षी कुछ और खबरों की बात करेंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से सीसी राजीव कुमार ने एक रहीम का एक दोहा भी इस दौरान सुनाया। उन्होंने कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। आपने ये दोहा सुना होगा, बचपन से हम जब स्कूल में थे उस वक्त से हमें ये दोहा सिखाया गया, पढ़ाया गया और हर बच्चे की ज़ुबान में ये होता है। और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद भी किया कि भाई आप कुछ कह रहे हैं, आपको लगता है, लेकिन इतना भी बुरा मत बोलिए, अपने दिल में आप ऐसा कुछ मत लाइए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, ईवीएम का सही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सवाल ईवीएम को लेकर उठाए जाते हैं उसकी भी एक मर्यादा रखे, ऐसा ना कि अगली बार यहाँ पर भारी पड़ जाए। तो प्रीति एक बार सुना भी देते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने दोहे में। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है,
और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। क्योंकि देखिए, अगर एक बार रिश्ते में गांठ पड़ जाती तो दोबारा जोड़ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, ये कुछ उनका कहना था। आगे बढ़ेंगे देखिए इसी बीच, क्योंकि सीए लागू होने के बाद गुजरात सरकार का बड़ा कदम ये सामने आया है। 18 पाक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई है। अहमदाबाद में अब तक 1167 लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है, मुस्कुराइए अब आप भारतीय हैं, ये उनके द्वारा कहा गया। द हिंदू के हवाले से ये खबर है। लेकिन देखिए, जैसे ही सीए लागू हुआ उसके बाद तमाम तरीके के विरोध भी हुए, बयानबाजी भी हुई, लेकिन अब बानगी पेश होने लगी है। गुजरात सरकार का ये बड़ा कदम सामने आ गया, तस्वीर भी सामने आ गई है। कुल ये 18 पाक शरणार्थी हैं जिनको भारत की नागरिकता दी गई है। अहमदाबाद में अब तक कुल मिलाकर 1167 लोगों को नागरिकता मिल चुकी है। हालांकि जब अमित शाह का एक इंटरव्यू भी सामने आया, उन्होंने साफ साफ इसमें कहा कि इसमें नागरिकता छीनी नहीं जा रही किसी की, बल्कि उनको नागरिकता दी जा रही है। और कुछ उसी की बानगी पेश करते हुए गुजरात सरकार, तस्वीरें आप देख सकते हैं, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आपको नजर आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्कुराइए आप अब भारतीय हैं। बिल्कुल, तो सीएए लागू होने के बाद गुजरात सरकार का ये बड़ा कदम, और तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें नागरिकता दिलाई गई और 18 पाक शरणार्थी को भारत की नागरिकता यहां पर दिलाई गई। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में ईसीआई को सौंपा गया है डेटा, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग को डेटा सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सौंपा है डेटा। इलेक्टोरल बॉन्ड का डिजिटलाइजेशन और सील कवर डेटा ईसीआई को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी रजिस्ट्री को दिया था डेटा सौंपने का निर्देश, और इस निर्देश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में ईसीआई को डेटा सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को दिया था डेटा देने का आदेश, और इस आदेश के बाद अब इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में ईसीआई को डेटा सौंप दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सौंपा है डेटा। बढ़ते साक्षी बात अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसके समापन रैली में शामिल होंगे अखिलेश और तेजस्वी। मुंबई में दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शिरकत करेंगे। साथ साथ में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी भाग लेंगे। यात्रा का समापन मुंबई के शिवाजी पार्क में होने जा रहा है। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर, तो देखिए लगातार यात्रा निकाली जा रही थी काफी लंबे समय से, जहां पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां पर राहुल गांधी निकाल रहे थे। अलग अलग राज्यों का दौरा उनके द्वारा किया गया, जिसमें तमाम नेता जो कि इंडी गठबंधन से संबंधित हैं उन सब ने शिरकत करी, और कई नेता फिलहाल समापन में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मौजूद रहने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने 6700 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता कुल मिलाकर तय किया। कई सारी जनता के साथ में यहां पर संवाद किया, और लोकसभा चुनावों में जीत का परचम लहराने के लिए तमाम कोशिशें राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के द्वारा इस यात्रा के द्वारा की गई थी। बिल्कुल साक्षी, और क्योंकि आज समापन होना है इस यात्रा का, मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ कहाँ कभी यात्रा गई, भारत 24 आपको हर एक जानकारी दे ही रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। सीएम नवीन पटनायक की अध्यक्षता में बैठक हुई है। दरअसल 14 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी है। 7 विभाग के 14 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो आपको बता रहे हैं कि उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। 14 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए जिन पर मोहर लगी है। 7 विभाग के ये 14 प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी भी दी गई है। तो वहीं अब देखिए, क्योंकि बैठक हुई तो जाहिर सी बात है तमाम वो अहम मुद्दे जो उड़ीसा की जनता के हित में हैं, ऐसे प्रस्ताव यहाँ पर लाए गए थे, और इन 14 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर भी लगी है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर पेपर लीक के मामले में एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। गिरोह का सरगना तक लीक हुआ पेपर पहुंचाने वाला शख्स वो गिरफ्तार हो गया है। एसटीएफ ने डॉक्टर शुभम मंडल को गिरफ्तार किया है। शुभम मंडल ने ही अहमदाबाद में टीसीआई कंपनी से पेपर्स निकाले थे। कड़ी सुरक्षा के बीच भी ट्रंक में से ये पेपर निकाले थे, और ये बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश पेपर लूट के मामले में मिली है। और आपको याद होगा सीएम योगी की तरफ से ये साफ साफ कहा था कि जो भी इस काम में लिप्त है, जो भी इसमें दोषी है, वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो छात्र थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हालांकि अब 6 महीने के भीतर कराने के आदेश भी दे दिए गए हैं पेपर।
लेकिन ये बड़ी सफलता मिली है, एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। गिरोह सरगना तक लीक हुआ पेपर पहुंचाने वाला जो शख्स था वो गिरफ्तार हो गया। डॉक्टर शुभम मंडल जिसकी गिरफ्तारी हुई है एसटीएफ के द्वारा। शुभम मंडल ने ही अहमदाबाद की टीसीआई कंपनी से भारी सुरक्षा के बीच में ट्रंक से पेपर निकाले थे। तस्वीर भी देखिए सामने आ गई है निकलकर। बड़ी सफलता इसमें उत्तर प्रदेश पेपर लीक के मामले में। बढ़ती खबरों में आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। शाहजहां शेख के भाई को अरेस्ट किया गया और सीबीआई ने आलमगीर को अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ के बाद सीबीआई ने पूरी कार्रवाई की है और आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया है। तो संदेश खाली मामले को लेकर देखिए लगातार जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है और संदेश खाली का मुख्य आरोपी 55 दिन के बाद उसे अरेस्ट किया गया था और उसके बाद से लगातार ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। शाहजहां शेख के जो तमाम करीबी हैं इस पूरे मामले को लेकर जिन पर आरोप लगे उन पर भी कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर आ रही है। और अब शाहजहां शेख के भाई पर गाज गिरी है। दरअसल शाहजहां शेख के भाई से पूछताछ के बाद शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को अरेस्ट कर लिया गया और सीबीआई ने पूरी कार्रवाई की है और आलमगीर को यहां पर अरेस्ट किया है। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने आलमगीर को अरेस्ट किया है। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर पुणे से। पुणे में आईएसएस मॉड्यूल मामले में एनआईए का एक्शन नजर आया। एनआईए ने संदिग्ध आतंकियों की संपत्ति जब्त की है। संदिग्ध आतंकियों की लाखों की संपत्ति को सीज यहां पर पुणे में आईएसएस मॉड्यूल का भंडाफोड़। एनआईए ने संदिग्ध आतंकियों की संपत्ति को अब जब्त कर लिया। लगातार एनआईए एक्शन मोड में चल रही है। इनपुट्स के आधार पर इस एक्शन को अंजाम दिया गया और एनआईए ने संदिग्ध आतंकियों की संपत्ति जब्त की है। आगे की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। अब ये संपत्ति कहां से आई, क्या कुछ इसके सोर्सेज रहे, इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखे एनआईए के द्वारा आगे की छानबीन की जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में और भी आतंकियों से संबंधित संपत्ति को सीज करने की खबरें सामने आए। फिलहाल पुणे से खबर जहां पर आईएसएस मॉड्यूल के मामले में एनआईए का एक्शन सामने आया है। तो पुणे से ये बड़ी खबर इस वक्त की हमने आपको बताई। तो आगे बढ़ते हुए बात कुछ और खबरों की भी कर लेते हैं। सीएए कानून के खिलाफ अब असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सीएए कानून के अमल पर तत्काल रोक की मांग उनकी तरफ से की गई है। सीएए का एनआरसी के साथ अपवित्र संबंध है, ये असदुद्दीन ओवैसी पहले दिन से कह रहे हैं। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। वही रटी रटाई बात, सीएए के बाद एनआरसी का नंबर। असदुद्दीन ओवैसी देखिए किस तरीके से वो ये बात कह रहे हैं कि एनपीआर एनआरसी का सीधा सीधा सीएए से संबंध है। वो ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएए अब पूरे देश भर में लागू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह क्लियर कर चुके हैं कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हर मंच से बार बार कह रहे हैं कि अभी सीएए लागू हुआ, फिर एनपीआर होगा, फिर एनआरसी होगी, फिर देश के मुसलमानों से कहा जाएगा कागज दिखाइए और फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यानी कि जो मुसलमान हैं अब उनके साथ आगे सही नहीं होगा, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं और इसीलिए वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा है कि सीएए का एनआरसी से अपवित्र संबंध है। यानी कि वो क्लियर कह रहे हैं कि अगर सीएए लागू हुआ तो इनडायरेक्टली इसका संबंध एनआरसी से है और अब वो भी आगे लागू हो सकती है। देश के मुसलमानों पर खतरा मंडरा रहा है, बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। याचिका उनकी तरफ से इस पूरे मामले में दायर की गई है। यानी कि पूरे मामले पर सियासत तो एक तरफ हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं कि आप असदुद्दीन ओवैसी ने कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ तस्वीर अब आपको दिखाएंगे लंदन से, जहां पर अब की बार 400 पार की गूंज सुनाई दी है। लंदन में लहराया है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के नाम का परचम। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कार रैली निकाली गई, लोगों ने लगाए हैं बीजेपी के लिए नारे। अब की बार 400 पार के रैली में लगे हैं जय श्री राम के भी नारे। भारतीय मूल के लोगों ने स्वामी नारायण मंदिर तक ये रैली निकाली है। आपको याद होगा इसके पहले भी प्रीति जब राम मंदिर की स्थापना होनी थी तब भी आपने देखा होगा कैसे बाइक रैली निकाली गई थी, कार रैली वहां पर निकाली गई थी, जय श्री राम के नारे वहां पर लगाए गए थे। और अब कुछ फिर एक बार वैसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। भारतीय मूल के लोगों ने यहाँ पर रैली निकाली, काफी संख्या में कार यहाँ पर इकट्ठे हुए, लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। जो भारतीयों का दबदबा है वो इन तस्वीरों से पता चलता है कि देखिए वहाँ पर बकायदा हमने, जैसे कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया, उस वक्त भी लोगों ने रैलियां निकाली थी, बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल हुए थे। हम देखते हैं कि जब भी ऐसे मौके आते हैं तो भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर और ये बताते हैं। और अब देखिए क्योंकि मोदी सरकार फिलहाल इस वक्त है और जो उनकी लोकप्रियता है ये कह सकते हैं कि वो कितनी है कि 400 पार की गूंज ना सिर्फ यहाँ पर, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि लंदन में सुनाई दे रही है।